नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 एनसीईआरटी राजनीति विज्ञान की पाठ्यपुस्तक समकालीन विश्व। तो इसमें हमने 4 पाठ पार्ट 1 में देख लिए हैं और 4 पाठ हम इस पार्ट 2 में देखेंगे। और ये जो पाठ्यपुस्तक है वो कक्षा 12 के जो विद्यार्थी है जो भी बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए या भविष्य में बोर्ड एग्ज़ाम देंगे उनके लिए, उसके साथ साथ कंपटीशन एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल से हो, चाहे सेकंड ग्रेड सामाजिक से हो, या फिर जीके वाला पेपर हो, या फिर आरएस मेंस का एग्ज़ाम हो, या फिर यूपीएससी, आरपीएससी, उसके अलावा नेट सेट का कोई एग्ज़ाम हो, पॉलिटिकल जहाँ पूछी जा रही है वहाँ ये उपयोगी है। 4 पाठ हमने देख लिए हैं, 4 पाठ हम इस क्लास में देखेंगे और 8 अध्याय इस पूरी पाठ्यपुस्तक में है। ये टोटल 25 पृष्ठ के नोट्स जो है वो मैंने तैयार किए हैं। ये पीडीएफ आपको यस गुरु एप्लीकेशन, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, पार्ट 1 का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे है और आप वहाँ से वो देख सकते हैं। पीडीएफ यस गुरु एप्लीकेशन से प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। समकालीन दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया की बात करें तो आपके ध्यान में रहें कि ये जो इलाका आप देख पा रहे हैं भारत, तो जैसे एशिया की बात करें तो ये एशिया है। एशिया के दक्षिण में, जैसे मान लो ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम, ये पूर्व है, तो ये भारत और इसके आसपास का जो इलाका है ये कहलाता है दक्षिण एशिया। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे भारत और उसके जो पड़ोसी है ये दक्षिण एशिया में शामिल है। तो अब हम इसके बारे में समझते हैं। तो दक्षिण एशिया में कितने देश हैं? 7 देश है, जिसमें भारत सबसे बड़ा, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। तो ये जो है आप देख पा रहे हैं कि नेपाल, पाकिस्तान ये सभी हिमालय पर्वत से और ये बाकी समुद्र से जो है सीमा बनाते हैं। तो दक्षिण एशिया में या भारतीय उपमहाद्वीप में इनको माना जाता है, शामिल किया जाता है। इन देशों के बीच में क्या है? व्यापारिक हित तो है ही है, आपस में व्यापार से जुड़े हुए हैं। सांस्कृतिक गुण भी इनके कुछ मिलते हैं, क्योंकि प्राचीन भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार इन देशों में वृहत्तर भारत में आप इतिहास में पढ़ते हैं हुआ था। आगे की बात करें अड़ोसी पड़ोसी देशों की, तो 2008 में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी नेपाल में। पहले वहाँ राजतंत्र था, राजाओं का शासन था। पाकिस्तान में भी जैसे बीच में सैनिक शासन आ गया था, परवेज़ मुशर्रफ ने सत्ता का तख्ता पलट कर दिया था। उसके बाद 2008 एक ऐसा साल रहा जिसमें अपने 3 पड़ोसी देशों में नेपाल, पाकिस्तान और भूटान तीनों में ही लोकतंत्र की घोषणा की गई। यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना एक तरह से की गई है। भूटान में संवैधानिक राजतंत्र, इसका मतलब ये होता है कि वहाँ राजा तो रहेगा मगर एक संविधान बना हुआ है, संविधान बना रखा है, उसके अनुसार वो शासन करेगा। तो एक तरह से राजा स्वेच्छाचारी नहीं है, नियंत्रित है वो भी। जीवन प्रत्याशा की बात करें, जीवन प्रत्याशा का मतलब व्यक्ति का जीवन कितने साल का जो है वो अनुमानित औसत। वैसे प्राचीन काल में 100 साल माना गया है, आजकल वैसा नहीं है। आजकल औसत जो है कहीं 65, कहीं 70, इस तरह से। भारत में जैसे 69 के लगभग है, यानी औसत आयु। और ये कैसे बढ़ती है? जब शिक्षा अच्छी हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, लोगों के पास खान पान पोषण की स्थिति अच्छी हो, तभी तो बढ़ेगा। तो ये जो स्थिति, हम अगर इन 7 देशों की बात करें तो इनमें जीवन प्रत्याशा, साक्षरता आदि के मामले में श्रीलंका जो है वो काफ़ी आगे हैं इन देशों से, क्योंकि एक तो छोटा सा देश है और एक यहाँ आज़ाद भारत के साथ ही हुआ था। और यहाँ पर जैसे जो उदारीकरण है और इनको पहले ही अपना लिया गया था भारत से। हालांकि वर्तमान की बात करें, आज की बात करें, तो श्रीलंका अभी आर्थिक संकट से जूझ रहा है और इसको तेल जो ईंधन है उसको खरीदने के लिए भारत ने भी अरबों डॉलर ऋण भी दिया है। चीन भी यहाँ पर बंदरगाह का विकास कर रहा है। क्या आप बता सकते हैं उस बंदरगाह का नाम जिसका विकास चीन ने किया है? आप कमेंट करें, देखें। जीवन प्रत्याशा की बात करें तो भारत में 68.8 यानी लगभग 69 है। 2018 की
ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है उसके अनुसार। अब थोड़ी पाकिस्तान की बात कर ली जाए तो पाकिस्तान में सबसे पहले तो जो जिन्ना जो थे वहाँ के वो संवैधानिक प्रमुख थे। उसके बाद में जनरल अयूब खान जो है वो वहाँ का रहा। उसके बाद में जनरल याहिया खान आया। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो सेना के मुखिया है वही थे 1971। उसके बाद में कई और आए गए। 2008 में लोकतंत्र की स्थापना हुई। यहाँ काफ़ी संक्षेप में जो है वो बताया गया है पुस्तक में, तो उसी हिसाब से मैंने इसको नोट डाउन किया है। बांग्लादेश में लोकतंत्र की बात करें तो बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा था। आपको ध्यान में ही है 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसका विभाजन हुआ तो पाकिस्तान दो भागों में था, एक तो पूर्वी और एक पश्चिमी। पूर्वी पाकिस्तान में वर्तमान जो बांग्लादेश है वो माना जाता था। तो पूर्वी पाकिस्तान पर पश्चिमी पाकिस्तान का शासन था, तो उससे पूर्वी पाकिस्तान नाराज़ था। क्यों? क्योंकि उसका ये कहना था कि वहाँ पर क्या है कि दुर्व्यवहार हो रहा है, उन लोगों के साथ में अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, इस कारण वो लोग नाराज थे। तो 1971 के वक्त में शेख मुजीबुर रहमान ये जो है इनके एक नेता बनकर उभरे। पार्टी थी अवामी लीग और इन्होंने आज़ादी का आंदोलन छेड़ा और ये पाकिस्तान से आज़ाद होना चाहते थे। उसी दरमियान भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई छिड़ पड़ी, तो भारत की सेना ने बांग्लादेश पे हमला किया और फिर बांग्लादेश जो है उसने वहाँ पर पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और एक बांग्लादेश स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित हुआ, उदय हुआ। तो बांग्लादेश का एक तरह से राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। एक और ख़ास बात ध्यान रखना, मुजीबुर रहमान की जो मृत्यु है वो 15 अगस्त के दिन हुई थी, इसलिए बांग्लादेश में 15 अगस्त को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जाता है और विद्यार्थी कई बार क्या कर देते हैं, इसमें उत्तर कर देते हैं पाकिस्तान। वो सोचते हैं कि पाकिस्तान जानबूझ के दुखी हुआ होगा इसलिए शोक दिवस मनाता होगा 15 अगस्त को, जबकि ऐसा नहीं है। रियल उत्तर होगा बांग्लादेश। 1971 में ये पहले पूर्वी पाकिस्तान था, स्वतंत्र हो गया। बांग्लादेश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ध्यान रखना। पाकिस्तान धर्मनिरपेक्ष नहीं है, पाकिस्तान का राजकीय धर्म इस्लाम है, जबकि भारत धर्मनिरपेक्ष है, यूरोप के सारे देश धर्मनिरपेक्ष है, तो बांग्लादेश भी लोकतांत्रिक और समाजवादी देश है। यानी एक तरह से भारत के आदर्शों को इसने अपनाया है और यहाँ पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, जैसे कि अमेरिका में है, यूएसए में है, उसी प्रकार की शासन प्रणाली यहाँ पर है। नूर हुसैन, यहाँ आपकी किताब में एक बड़ी घटना दे रखी है, तो ये 1987 में लोकतंत्र समर्थक नेता था जिसकी हत्या कर दी गई थी। 1991 से पुनः लोकतंत्र बहाल हो गया, यानी एक बार बीच में वहाँ गड़बड़ हो गई थी, फिर छात्रों ने आंदोलन किया, ये एक छात्र नेता भी था, तो फिर सरकार ने दबाव में आके पुनः वहाँ लोकतंत्र बहाल हो गया और वर्तमान में वहाँ लोकतंत्र है। मैंने आपसे यहाँ एक प्रश्न पूछा था, आपने उसका कमेंट कर दिया होगा। उसका नाम होगा हम्बन टोटा। उस बंदरगाह का नाम होगा हम्बन टोटा, जिसका विकास चीन जो है वो कर रहा है। आगे की बात करें हम तो नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र। तो नेपाल में राजतंत्र और लोकतंत्र की बात करें तो अतीत में नेपाल एक हिंदू राज्य था, यानी वहाँ का राजकीय धर्म स्पष्ट रूप से हिंदू था। और 7 पार्टी अलायंस ये 2006 में संसद बहाली के लिए 7 पार्टियों का एक संघ बना नेपाल में, और माओवादी और अन्य पार्टियां जो है वो इसमें शामिल थी और इन्होंने अहिंसक क्रांति की। ये चाहते थे कि राजतंत्र खत्म हो और लोकतंत्र की स्थापना हो। तो 2008 सन हमने पहले ऊपर भी देखा था, जिसमें कि हमारे 3 पड़ोसी देशों में लोकतंत्र स्थापित किया गया, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान। हालांकि तीनों ने कोई मिलकर नहीं किया, मगर एक संयोग रहा 2008 का। 2015 की बात करें तो नेपाल में क्या है, लोकतंत्र तो स्थापित हो गया मगर शांति स्थापित नहीं हुई। इस वजह से वहाँ संविधान बार बार उसमें पलटा गया और 2015 में पुनः एक नया संविधान बना। अब हम बात करते हैं श्रीलंका की।
तो श्रीलंका जो है वो 1948 में ब्रिटेन से आज़ाद हुआ और वहाँ पर श्रीलंका भी आंतरिक रूप से लंबे टाइम तक जो है वो संघर्षरत रहा और वहाँ पर एक लिट्टे नाम का एक आतंकवादी अतिवादी संगठन था। लिट्टे का पूरा नाम क्या है? लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। तो ये एक प्रकार से तमिल राज्य, तमिल यानी श्रीलंका में जो मूल निवासी है वो कहलाते हैं सिंहल, और वहाँ पर दूसरी जो मुख्य जाति है वो है तमिल। भारत में भी तमिल प्राचीन काल से रहते आ रहे हैं और तमिलनाडु उनका मुख्य क्षेत्र है। तो श्रीलंका में इन दोनों के बीच में जो है वर्चस्व को लेकर संघर्ष चल रहा था और तमिल राज्य की स्थापना को लेकर वहाँ पर लड़ाई हुई। ये संगठन बना, उसका जो मुखिया था उसका नाम था प्रभाकरण। तो बहुत लंबे समय तक ये संघर्ष चलता रहा। आखिरकार 2009 में जो प्रभाकरण को मार दिया गया और फिर वहाँ पर लिट्टे के ख़त्म होते ही लगभग शांति स्थापित हो गई। 1989 में भारत ने भी शांति सेना भेजी थी। उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो थे राजीव गांधी। हालांकि उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। लिट्टे ने इस चीज़ को द्वेष भावना से लिया और उन्होंने आतंकवादी भेजकर और राजीव गांधी की हत्या करवा दी थी। तो भारत को एक प्रधानमंत्री भी खोना पड़ा इस घटना की वजह से। दक्षिणी एशिया में श्रीलंका ने सबसे पहले उदारीकरण को अपनाया। उदारीकरण आप जानते होंगे LPG के नाम से, यानी जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, यानी अपने जो देश है उसके नियमों को उदार बना देना ताकि विदेशी कंपनियां आ सकें और निवेश कर सकें। सिंहली और तमिलों के बीच में संघर्ष कहाँ पर था? श्रीलंका में। आगे की बात करें भारत और पाकिस्तान के कुछ संघर्ष की, तो जैसे ही देश आज़ाद हुआ अगले साल लड़ाई शुरू हो गई। 1948 में युद्ध हुआ और भारत के कुछ क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अधिकार कर लिया। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, तो यहाँ पर जो है ये वाला क्षेत्र, इस पर पाकिस्तान ने अधिकार कर लिया था 1948 में। आपको यहाँ दिख पा रहा होगा कुछ मात्रा में। तो इसे कहते हैं पाक ऑप्टिमाइज्ड कश्मीर, यानी पाकिस्तान ने क्या किया, इस पर अधिकार कर लिया। तो ये जो है POK बन गया और इसके बाद 1998 में, हालांकि उससे पहले भी 2 युद्ध हुए, जैसे एक तो 1965 में हुआ, एक 1971 में हुआ और एक 1999 में कारगिल हुआ। तो इन सभी में पाकिस्तान ने भारत के साथ में लड़ाई में हर बार पराजय का सामना किया है। तो पाकिस्तान हर बार हारा है मगर फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत ने पोखरण परमाणु परीक्षण किया 1998 में। पाकिस्तान ने भी चगाई पहाड़ी पर परमाणु परीक्षण किया। परमाणु के कारण अब सीधे और सर्वव्यापक युद्ध की आशंका कम हो गई है, यानी दोनों के बीच में भयानक युद्ध हो ऐसा अब संभव नहीं है, क्योंकि दोनों ही परमाणु शक्ति संपन्न है और दोनों ही अपना सर्वनाश कर सकते हैं अगर आमने सामने का भयानक युद्ध होता है। तो ऐसी स्थिति में कुछ छुटपुट घटनाएं जो है या फिर कूटनीतिक रणनीतिक रूप से जो स्थितियां हैं वो ही बन सकती है। 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था विश्व बैंक की मदद से, जिसमें सिंधु नदी के पानी को लेकर हुआ था। उसमें ये कहा गया कि भारत में से जो सिंधु नदी गुजरती है, भारत का आपके ऊपर वो नक्शा आपको ध्यान में है, तो सिंधु नदी का जो है 60 और 40, 80 और 20 का है, शायद मुझे याद आ रहा है, 80% अनुपात 20%। 20% भारत रखेगा, 80% पाकिस्तान रखेगा, पानी उपयोग करेगा, मतलब इस हिसाब से। एक सर क्रीक है गुजरात में, सर क्रीक क्षेत्र है कच्छ के रण में, उसको लेकर भी विवाद है। पाकिस्तान कहता है कि उस पर उसका अधिकार है। अब भारत व दक्षिण एशिया के पड़ोसियों की बात करें तो भारत इनके केंद्र में है और सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या के आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पे, आर्थिक शक्ति के आधार पे भारत एक बड़ा देश है दक्षिण एशिया में। तो बांग्लादेश और भारत की बात करें तो बांग्लादेशी घुसपैठ भारत में होती रही है।
1971 के समय भी लाखों बांग्लादेशी आए और बीच बीच में समय समय पर बांग्लादेशी भारत में बॉर्डर पार करके घुसते रहते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है उनको नागरिकता देने की। और कट्टरपंथ का समर्थन भी जो है वो बांग्लादेश कई कई बार करता रहता है। एक जैसे म्यांमार से गैस हेतु रास्ता नहीं दे रहा है बांग्लादेश, भारत चाहता है कि म्यांमार से गैस जो है गैस पाइपलाइन गैस आए। एक जैसे पूर्वोत्तर हेतु जो है वो रास्ता नहीं दे रहा है। कुछ कनकले छोटे द्वीपों को लेकर भी जो है वो इसमें रहा है विवाद, मगर अब लगभग समाधान कर लिए गए हैं। भारत पर भी बांग्लादेश आरोप लगाता रहा है कि चटगांव में विद्रोह है उसको हवा दे रहा है, प्राकृतिक गैस के जो स्रोत हैं वहाँ पर भारत सेंधमारी कर रहा है, ये बांग्लादेश के आरोप है। अब भारत ने लुक ईस्ट और इसके बाद में एक्ट ईस्ट 2014 में जो नीतियाँ अपनाई है उसमें इन पूर्वी देशों के साथ में सहयोग बढ़ाने की बात की गई है। 2015 में एनक्लेव का आदान प्रदान हुआ। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी और वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना, उनके बीच में समझौता हुआ कि जो भी विवादास्पद जो छोटे मोटे क्षेत्र है कुछ बांग्लादेश को दे दिए गए, कुछ भारत को दे दिए गए। जो भी समाधान था उसका लगभग समाधान किया जा चुका है। आगे की बात करें हम भारत और नेपाल की, तो भारत और नेपाल के संबंध में जो है मधुर संबंध जो है वो रहे हैं और भारत और उसके बीच में बिना पासपोर्ट के आया जाया जा सकता है। पासपोर्ट यानी पारपत्र पारगमन संभव है, बस से भी जा सकते हैं। तो दोनों देशों की आपसी समझ है। ये शंकाएं हैं नेपाल से भारत को कि चीन का समर्थन करता है कई बार नेपाल, और एक वहाँ पर माओवादी जो समस्या है तो वो माओवादी भारत के माओवादियों को समर्थन देते हैं, एक ये भी शंका है। नेपाल को भी भारत से कुछ डाउट है कि नेपाल सोच रहा है कि भारत उसको समुद्र तक पहुँच से रोक रहा है, क्योंकि नेपाल के सीधा सीधा कोई समुद्र लगता नहीं है। भारत के बंगाल की खाड़ी इत्यादि से ही उसको कोई होकर स्थल मार्ग से होकर ही उसको गुजरना पड़ता है। संबंधों की बात करें तो वैज्ञानिक आदान प्रदान तकनीकी ये भी होती रही है। प्राकृतिक संसाधन, बिजली, जल प्रबंधन आदि के मामलों में भारत ने अरबों रुपए जो है उस नेपाल में सहयोग के लिए दिए हैं, निवेश कर रखा है। भूटान की बात करें तो भूटान में पन बिजली परियोजना यानी कि जल विद्युत में भारत ने वहाँ शुरू कर रखा है बहुत बड़ा निवेश, और बहुत ज़्यादा अनुदान दिया है उसको, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है, शक्तिशाली देश है, पड़ोसी है। तो हमारा ये फ़र्ज़ रहा है प्राचीन काल से ही कि भाई खुद चाहे आधी रोटी खाएं मगर पड़ोसी भूखा नहीं रहे, उसको भी कुछ मिले। तो ये बांट कर विकास करने का और मिलजुल कर विकास करने की, आगे बढ़ने की जो पॉलिसी है वो इसी का हिस्सा है कि पड़ोसी देशों में भी तकनीक और आर्थिक सहयोग इत्यादि जो है भारत समय समय पर कर रहा है। श्रीलंका की बात करें तो 1988 से अंदरूनी जो मामले हैं, जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि भारत ने सेना भेजी थी, उसके बाद में फिर भारत ने अंदरूनी मामलों में असंलग्नता की नीति अपना ली कि भाई अपने को अंदरूनी मामलों में कोई लेना देना नहीं है, वो जाने उनका काम जाने। और मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर दोनों देशों के बीच में हो रखे हैं, जिसमें कि व्यापारिक बहुत सारी जो सीमाएं हैं, पाबंदियां हैं, वो ख़त्म कर दी गई है। सुनामी में श्रीलंका सुनामी आई थी 2004 में, तो भारत ने बड़े स्तर पर श्रीलंका की मदद की। मालदीव की बात करें तो एक छोटा सा द्वीपीय देश है। 1988 में श्रीलंका से आए भाड़े के सैनिक के खिलाफ भारत की कार्रवाई। श्रीलंका से कुछ भाड़े के सैनिक मालदीव में गए थे। मालदीव की आबादी लगभग थोड़ी है, कितने कोई लाखों करोड़ों में कमी है। तो वहाँ पर वो गए तो भारत ने इसको अनुचित माना और कार्रवाई की। मालदीव में जैसे पर्यटन की दृष्टि से द्वीप वाला इलाका है, तो बहुत शानदार इलाका है, तो भारत के भी पर्यटक वहाँ जाते हैं। मत्स्य, आर्थिक विकास आदि में भारत जो है वो मदद करता रहा है। सार्क, इसका क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, आपको ध्यान में रहे, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, सार्क। तो इसको दक्षेस भी कहते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षेस। तो दक्षेस और सार्क एक ही नाम है। दक्षिणी एशिया के जो देश हैं
उनके बीच में सहयोग करने के लिए संगठन बना हुआ है। 1985 में स्थापना हुई थी। पहला सम्मेलन ढाका में हुआ, बांग्लादेश, और इसका जो मुख्यालय है वो है काठमांडू में। ध्यान रखना इसका, काठमांडू। कहाँ पर? नेपाल में। इसका मुख्यालय जो है वो काठमांडू में है। ठीक है, आगे की बात करें हम, एक समझौता और हुआ 2002 में, साफ्टा। तो ये भी क्या है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एक्ट या अलायंस। तो यानी मुक्त व्यापार जो समझौता है कि दक्षिणी एशिया के देशों के बीच में मुक्त व्यापार का मतलब खुला व्यापार हो, पाबंदियां कम से कम हो और टैक्स कम से कम लगाया जाए आयात निर्यात पे। तो ये 2006 से प्रभावी हुआ। सीमा शुल्क में कमी की गई। इसमें भारत ने पहले से ही श्रीलंका, भूटान, नेपाल इनके साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता कर रखा है। तो ये जो सार्क है उसका 2007 में अफ़गानिस्तान सदस्य बना, 8वां, जबकि 7 जो देश है वो उसके वो ही है जैसे जिसमें म्यांमार नहीं है, मालदीव है। यानी भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव 7 और 8वां अफ़गानिस्तान। तो 8 है। इसमें एक ध्यान रखना, म्यांमार इसका सदस्य नहीं है, ठीक है, और मालदीव है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। ऑप्शन में ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में ऐसा लगभग पूछ लिया जाता है सार्क के उसमें। 2014 में 18वां है ये सार्क सम्मेलन काठमांडू में हुआ। 19वां पाकिस्तान में होना था, हुआ नहीं। 2021 में नई दिल्ली में जो होना था वो भी नहीं हुआ। कारण भारत और पाकिस्तान के अवरोध के कारण। पाकिस्तान बीच में इसमें कुछ ना कुछ टांग अड़ाता रहता है। अब कुछ भारत और पाकिस्तान की बात की जाए समझौतों की, तो 1966 में ताशकंद समझौता हुआ। ताशकंद कहाँ पर है? उज़्बेकिस्तान में है, इसकी राजधानी है। लाल बहादुर शास्त्री वहाँ गए थे और लाल बहादुर शास्त्री की वहाँ मृत्यु भी हो गई, जिस पर भी सवाल उठाए जाते हैं कि किस वजह से हुई। 1972 में शिमला समझौता हुआ था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 1987 में भारत और श्रीलंका के बीच में समझौता हुआ। 88 में भारत पाक परमाणु समझौता हुआ कि हम एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। 1996 में फरक्का संधि हुई बांग्लादेश गंगा नदी जल हेतु। 1999 में अटल जी की बस से लाहौर यात्रा। 1999 में कारगिल युद्ध। तो ये कुछ सन जो है वो आपको दिमाग में रखने हैं, 4-5 ध्यान में रहें आपके। तो इस प्रकार से ये जो पाठ था आपने वो यहाँ पर पूरा होता है। एक यहाँ बात और है, मोहम्मद यूनुस खान, ये 2006 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। बांग्लादेश के हैं और राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की और इन्होंने बांग्लादेश के लोगों को रोजगार दिलाने में बहुत बड़ी मदद की। तो इनको मोहम्मद यूनुस खान का संबंध किस पड़ोसी देश से? बांग्लादेश से है। तो इस प्रकार से अपना पाठ नंबर 5 पूरा होता है। अब हम देखते हैं पाठ 6, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में जैसे 2-4 तो हमने देख ही लिए, छोटे मोटे, ये तो क्षेत्रीय संगठन हो गए सार्क वगैरह। अंतर्राष्ट्रीय में जैसे यूएनओ जो वगैरह है, IMF है इत्यादि है। तो इनकी आवश्यकता क्यों? तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करें तो यूएनओ की आवश्यकता क्यों? हमने शुरुआत में पढ़ा था 2nd वर्ल्ड वार। तो उस समय जो विश्व के प्रमुख नेता थे, देखो कोई भी घटना होती है ना, जैसे जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपकी तैयारी कम होती है ना, तो आप क्या सोचते हैं कि अगली बार एग्ज़ाम की तैयारी बहुत शानदार करेंगे, थोड़ा सा और पढ़ लेते तो सिलेक्शन हो जाता। कई बार ऐसे भी विचार आते हैं जब आप तैयारी करते हैं, उस समय आप सोचते हैं कि जैसे आपके एग्ज़ाम खत्म हो जाएंगे फिर आप ये काम करेंगे, जैसे मॉर्निंग वॉक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, प्लान बनाते हैं। ऐसे ही जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो जो बड़े बड़े नेता थे जिनको उम्मीद थी कि वो जीत जाएंगे, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल, उधर वो रूजवेल्ट अमेरिका के, और इधर ये स्टालिन रूस का, इन्होंने प्लान बनाया कि जब हम जीत जाएंगे तो उसके बाद में एक ऐसा संगठन बनाएंगे जिससे क्या है कि विश्व युद्ध को रोका जा सके। भविष्य में जो है किसी प्रकार का कोई लफड़ा हो तो वो संगठन ही झेल लें। हालांकि इस टाइप का एक संगठन पहले भी था जो कि UN जो था वो, तो परंतु उसमें क्या था कि शक्तिशाली देश उसके सदस्य नहीं थे, तो वो तो कमज़ोर था, तो इसलिए राष्ट्र संघ जो है वो फेल हो गया था। तो अब UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो
तो इसका गठन स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि नरक से बचाने के लिए हुआ है। ये कथन है डेग हैमरशोल्ड का, जो कि यूएनओ के महासचिव रहे थे। शशि थरूर भी यूएनओ में कार्य कर चुके हैं, भारत के प्रसिद्ध राजनेता है, आप जानते होंगे अच्छे से। केरल से सांसद है कांग्रेस से। हथियार लड़ाने से बढ़िया है जबान लड़ाई जाए, कि भाई एक बहस हो जाए, वैचारिक अपने विचार व्यक्त कर दिए जाएं, आपस में वाद विवाद हो तो व्यक्ति को संतुष्टि हो जाती है। तो हथियार से तो बढ़िया ये जबान लड़े, नुकसान कम हो। कुछ और भी उद्देश्य है इसके, जैसे शांति और प्रगति करना, ठीक है, समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान करना, ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ी समस्या है, इसके लिए कदम उठाना, टीकाकरण जैसे कोई महामारी वगैरह जो है वो हो जाए उसका समाधान करना, और जन कल्याण है, शिक्षा और स्वास्थ्य है, इत्यादि जो कार्यक्रम है उनको चलाना। तो इसमें जो यूएनओ है उसका एक तो टीकाकरण, जैसे अभी आपने कोरोना में देखा कि बड़ी भूमिका रही थी यूएनओ, और उसका जो अभिकरण है WHO, उसके मार्गदर्शन में टीकाकरण है या गाइडलाइन जारी करना है वो सभी रहता है। उसके अलावा कुछ जन कल्याण हेतु योजनाएं हैं, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, शिक्षा स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दे आदि सब जो कार्य हैं वो भी यूएनओ जो है वो करता है। यूएनओ के द्वारा 17 सतत विकास लक्ष्य SDG ये भी जारी किए गए हैं, जिनको कि 2030 ईस्वी तक इनको प्राप्त करने का टारगेट रखा गया है। यूएनओ की स्थापना के चरण, यूएनओ कोई एक दिन में स्थापित हुआ नहीं, इसके लिए पहले प्लानिंग की गई। तो सबसे पहले 1941 में अटलांटिक जो महासागर है उसमें एक जहाज़ के अंदर दो बड़े नेता रूजवेल्ट जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे और चर्चिल जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने एक सम्मेलन में यानी विचार किया जहाज़ के अंदर कि हमें कोई इस प्रकार का एक संगठन, मजबूत संगठन जो है वो बनाना है। उसके बाद 1945 जब तक कि लगभग द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो समाप्ति की कगार पर था, स्थितियाँ क्लियर हो चुकी थी और जो धुरी राष्ट्र वो पराजित हो रहे थे, तो याल्टा में एक सम्मेलन हुआ जो कि रूस में ही पड़ता है, जिसमें रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन कौन थे? ये थे रूस के राष्ट्रपति, जो कि पहले लेनिन थे और 2 नंबर के स्टालिन थे, जो कि 1924 से लेके और 1953 तक वहाँ के राष्ट्रपति रहे। तो स्टालिन जो है ये तीनों मिले और इन्होंने एक तरह से फाइनल जो रूप है वो यूएनओ का जो है वो तैयार किया। उसके बाद में एक सम्मेलन और हुआ सैन फ्रांसिस्को में पूरी तरह से अंतिम रूप इसको दिया गया और 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। तो 24 अक्टूबर जो है उसको यूएनओ दिवस के रूप में मनाया जाता है। शुरुआत में इसके 51 सदस्य थे और भारत भी, हालांकि उस समय ब्रिटेन के अधीन था, फिर भी भारत ने भाग लिया और एक संस्थापक सदस्य के रूप में जो है वो माना जाता है। और क्रमांक की दृष्टि से देखें तो 51वां सदस्य पोलैंड था। तो यहाँ पर 3 सम्मेलन आए हैं, अटलांटिक, दूसरा याल्टा और तीसरा सैन फ्रांसिस्को। तो आप ये एक ट्रिक याद रख सकते हैं, अयास। तो इससे आपको यूएनओ की स्थापना के जो 3 सम्मेलन है अयास, वो तीनों आपको याद रह जाएंगे। यूएनओ के अंग, इसके कई अभिकरण एजेंसियां हैं और इसके जो प्रमुख खुद के जो अंग है वो इसके 6 अंग माने जाते हैं और 17 इसकी एजेंसियां या अभिकरण माने जाते हैं। तो यूएनओ के 6 अंग है। एक तो है महासभा, जिसमें वर्तमान में 193 सदस्य है। महासभा जैसे अपने संसद है, विधानसभा है, उसी तरह से हैं। प्रत्येक देश से प्रतिनिधि वहाँ जाते हैं, वहाँ वो उस सभा में बैठते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं, सुनते हैं। तो एक तो महासभा हो गई, उसके द्वारा वोटिंग होती है। यूएनओ में कोई नया सदस्य बनता है तो महासभा की सहमति चाहिए। दूसरा है इसका प्रमुख संगठन सुरक्षा परिषद, जिसमें 5 तो स्थायी सदस्य है। 5 स्थायी सदस्यों को आप जानते होंगे अच्छे से। एक तो यूएसए हो गया जो कि शक्तिशाली परमाणु संपन्न है।
दूसरा हो गया रूस, तीसरा हो गया ब्रिटेन जो कि उस समय जो देश थे ना परमाणु संपन्न या शक्तिशाली संपन्न, चौथा हो गया चीन और पांचवा हो गया फ्रांस। तो ब्रिटेन को छोड़कर ये चारों ही परमाणु शक्ति संपन्न है और पांचों ही देशों के पास में एक विशेष शक्ति है, पावर है, जिसे कहते हैं वीटो। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पांचों देश है, कोई प्रस्ताव पारित करना होता है तो अगर एक देश ने भी मना कर दिया, चारों मान लो सहमत हैं और एक ने भी मना कर दिया, तो वो प्रस्ताव फिर वहीं पर खारिज हो जाता है। ये निषेधाधिकार या वीटो की शक्ति होती है। और कई मामलों में जब कभी भी कश्मीर के मैटर में भारत के खिलाफ कोई प्रस्ताव लाया गया तो रूस ने कई दफ़ा जो है भारत के पक्ष में वीटो किया। 10 सदस्य जो होते हैं वो इसमें होते हैं अस्थायी सुरक्षा परिषद में। उनका चयन क्षेत्र के आधार पर, जैसे एशिया, दक्षिणी एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका आदि क्षेत्रों के आधार पर किया जाता है और प्रति 2 वर्ष से इनका चयन होता है। भारत इसमें अस्थायी सदस्य 7 बार जो है वो रह चुका है। अब भारत जो है वो स्थायी सदस्य की मांग बढ़ा रहा है कि उसको भी, परमाणु शक्ति संपन्न है, एक बड़ा देश है, उसको स्थायी सदस्य जो है वो बनाया जाए। तीसरा इसका है आर्थिक व सामाजिक परिषद, जिसमें वर्तमान में 54 सदस्य है। एक है न्यास यानी ट्रस्टीशिप परिषद, जिसमें 1994 में इसका उपयोग लगभग बंद हो गया कि आज़ादी के बाद से। ये यहाँ पे कोई टाइप मिस्टेक है कि जैसे ही जो देश थे, बहुत सारे देश थे जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जिन पर वो एक तरह से अधीनस्थ थे, तो उन देशों में एक तरह से उनकी सुरक्षा के लिए ये न्यास परिषद की स्थापना की गई थी। और अब सारे के सारे देश आज़ाद हो गए तो इसकी कोई उपयोगिता नहीं रही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये 2 देशों के बीच के कोई मामले हो उसके लिए है। इसका मुख्यालय हेग में है। हेग नीदरलैंड की राजधानी है, हेग जो कि एक यूरोपीय देश है। और इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं और इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। एक इनका मुख्य न्यायाधीश भी होता है और राजस्थान, भारत से भी यहाँ पर प्रतिनिधित्व समय समय पर किया गया है। सचिवालय होता है एक, जिसका मुखिया महासचिव होता है और ये यहाँ का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति है, सबसे पावरफुल व्यक्ति है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वर्तमान में 9वें जो है, क्योंकि कई बार एक व्यक्ति 2 बार भी रहा है, तो 2017 में बने थे एंटोनियो गुटेरेस। ये आप याद रखें, यूएनओ के महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। तो अगर आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, यूएनओ का प्रश्न आता है और आप ये नाम ऐसे इस प्रकार से वर्तमान का कोई फैक्ट डाल देते हैं तो आपके अच्छे अंक आप अर्जित कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव एग्जाम के हिसाब से भी ये चीज़ें आपके काम की है। यूएनओ महासचिव की हम बात करें तो जैसे पहला कई बार पूछ लिया जाता है ट्रिगवेल, याद रखना। दूसरे डेग हैमरशोल्ड, जिनके बारे में हमने अभी एक कथन पढ़ा था। इन्होंने कांगो संकट, कांगो एक गणराज्य है, उस पर कोई समस्या थी, उसको सुलझाया। नोबेल शांति पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। तीसरे थे यूथांट और वर्तमान में है एंटोनियो गुटेरेस। 1-2 और हम सदस्य देखें, जैसे सातवें जो है वो है कॉफ़ी जो आप चाय कॉफ़ी पीते हैं तो वही नाम है कोफी अन्नान। ये घाना के थे और बहुत प्रसिद्ध इसके रहे हैं। प्रसिद्ध का मतलब ये होता है कि कई बार महासचिव स्वयं का व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली होता है और वो बढ़ चढ़ कर अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में हिस्सा लेते हैं, अपने वक्तव्य देते हैं। तो कोफी अन्नान जो है वो 2003 को इन्होंने इराक, यहाँ पर इराक होगा, इराक जो हमला हुआ इसको इन्होंने अवैध माना, साफ साफ कहा कि ये गलत है, अमेरिका और जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। और इनकी गतिविधियों के कारण इनको 2001 में नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो मिला। बान की मून भी रहे अभी गुटेरेस से पहले, तो उन्होंने समय जो 17 लक्ष्य जिसकी अभी हमने चर्चा की थी, 17 लक्ष्य का क्या मतलब हुआ, जैसे गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, महिला सशक्तिकरण, भूखमरी का निवारण इत्यादि जो लक्ष्य है, ज़मीन पर जीवन, समुद्र में जीवन, उनकी सुरक्षा, तो वो सब 17 लक्ष्य हैं
तो बान की मून के समय जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को ज़ोर शोर से उठाया गया और गुटेरेस जो है वो पुर्तगाल के भी यानी एक प्रधानमंत्री भी पद पर रह चुके हैं। तो ये हमने यूएनओ के बारे में देखा। यूएनओ अब है 1991 के बाद के बदलाव, शीत युद्ध के बाद के बदलाव। तो शीत युद्ध के बारे में हमने पहले विस्तार से पढ़ा। शीत युद्ध समाप्ति के बाद में विश्व स्तर पर कुछ बदलाव देखने को मिले। जैसे पहला सीधा सा है सोवियत संघ का विघटन हो गया था 1991 में और 15 देश नए देश बन गए। यूएसए अमेरिका जो है वो ताकतवर होता गया, क्योंकि वर्तमान में एक ध्रुवीय व्यवस्था है और अमेरिका के नेतृत्व में जो है वो सारी गतिविधियां आयोजित होती है। चीन एक आर्थिक शक्ति के रूप में उदय हो रहा है, नए देशों का उदय हुआ, नई चुनौतियां जो है विश्व के सामने आ रही है। जैसे पहले आतंकवाद कोई बड़ी समस्या नहीं थी, आज के टाइम में आतंकवाद जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या, एक वैश्विक समस्या है। एक परमाणु हथियारों की सुरक्षा कहीं वह गलत हाथों में नहीं पड़ जाए, ये भी एक बड़ी समस्या है। अब यूएनओ की थोड़ी और बात करें तो यूएनओ में जैसे बजट है यानी यूएनओ का जो खर्चा चलता है उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? यूएसए का। 22% उसका जो खर्चा है वो ये उठाता है। 2 नंबर पे चीन है 12%, जापान है 8%, भारत का 21वां स्थान है बजट के योगदान में 0.8%। अब यूएनओ को प्रासंगिक बनाने हेतु सुझाव, जैसे ये क्वेश्चन आपके आरएस, यूपीएससी इत्यादि मेंस एग्जाम में लिखने के लिए भी काम आ सकता है कि यूएनओ को प्रासंगिक बनाने की सुझाव दीजिए। यह आपके बोर्ड एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 2005 में जो सुझाव दिए गए वही आपको दे देने हैं। एक तो शांति संस्थापक आयोग अलग से बनाया जाए। जैसे मान लीजिए वर्तमान में यूक्रेन और रूस का मुद्दा चल रहा है, तो यहाँ पर आपने देखा कि यूएनओ की कोई खास भूमिका सामने नहीं आ रही है, यूएनओ चुप है। अगर वहाँ एक अलग से आयोग हो, शांति संस्थापक आयोग, तो हो सकता है वो ज़्यादा सक्रिय हो। मानवाधिकार परिषद है, इसका गठन किया जाए। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य जो रखा गया उनको प्राप्त करने का तेज़ी से प्रयास हो। आतंकवाद की निंदा हो, उसके लिए प्रयास हो तेज़ी से। एक लोकतंत्र कोष का अलग से गठन किया जाए। न्यायिकता परिषद का कोई उपयोग नहीं है ट्रस्टीशिप वाली, तो उसको अब बंद कर देना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए। यूएनओ और भारत की बात करें तो विकास के एजेंडे को प्राथमिकता दी जाए। सुरक्षा परिषद का विस्तार हो और भारत जैसे देशों को उसमें शामिल किया जाए। आज भारत है, जापान है, ब्राज़ील है, दक्षिणी अफ्रीका है जैसे देश हैं जो कि एक विश्व में अपनी अहम भूमिका रखते हैं, उनको 5 देशों के साथ सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाए और ज़्यादा प्रतिनिधिमूलक इसको बनाया जाए। नहीं तो क्या है कि 5 देशों का वर्चस्व है। आज 1945 से लेकर अब 2022 चल रहा है, तो इतने सालों में 70-80 सालों में कितना बदलाव आ गया है, तो उसके अनुसार इसमें भी बदलाव आना चाहिए, नहीं तो फिर संस्था जो है वो अप्रासंगिक हो जाती है। भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बने, इसके पक्ष में 2 बड़े तर्क दिए जा सकते हैं कि एक तो सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, उसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, परमाणु शक्ति संपन्न देश है, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। 2022 से लेके और आने वाले कुछ सालों तक विश्व की सबसे तेज़ी से ग्रोथ होने वाली 9% जीडीपी वाली अर्थव्यवस्था सिर्फ और सिर्फ भारत की है। तो इसलिए कई ऐसे जो तर्क है वो दिए जा सकते हैं। उसके अलावा यूएनओ का संस्थापक सदस्य भारत रहा है 1951 से ही, तो एक लंबा योगदान रहा है। यूएनओ के बजट में लगातार भारत अंशदान करता आ रहा है, परमाणु शक्ति संपन्न है। साथ ही भारत की जो परमाणु नीति है वो है सुरक्षा के लिए, पहले प्रयोग नहीं करना। स्थिर राजनीतिक, यहाँ पर जो राजनीतिक घटनाक्रम या नेतृत्व हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर किसी प्रकार का कोई उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला। हमेशा चुनाव होते हैं सिस्टेमेटिक तरीके से और जनप्रतिनिधि अपना शासन चलाते हैं। उभरती आर्थिक शक्ति, शांति अभियानों में सक्रिय भूमिका रही है भारत की। यूएनओ, अमेरिका व यूएनओ, अमेरिका और यूएनओ की बात करें तो यूएसए जो है बड़ी वित्तीय और सैन्य ताकत है। यूएसए के भूक्षेत्र में स्थित है। यूएनओ का जो मुख्यालय है वो अमेरिका के अंदर ही स्थित है। तो यहाँ पर जो अमेरिका है उसका प्रभाव ज़्यादा होने के कारण ये भी है कि यूएनओ
का जो मुख्यालय है, उसकी जो प्रमुख इमारतें हैं, वो सारे अमेरिका में स्थित है, न्यूयॉर्क में। बजट में सर्वाधिक अंशदान भी अमेरिका का है, इसलिए यूएनओ के ऊपर सीधा सीधा प्रभाव अमेरिका का ज़्यादा देखने को मिलता है। नौकरशाही है, सारे अफसर हैं वो भी अमेरिका के हैं। फिर भी कुछ अंकुश यूएसए पर लगा सकता है यूएनओ, क्योंकि वर्तमान में पारस्परिक निर्भरता विश्व में बढ़ती जा रही है। इसलिए कोई भी देश बहुत ज़्यादा दादागिरी या हेकड़ी नहीं कर सकता, क्योंकि सभी देशों से उसको संबंध रखने ज़रूरी होते हैं। अब हम बात करते हैं आईएमएफ की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि मुद्रा से संबंधित, व्यापार से संबंधित नियम और विनियम बनाता है। इसमें 189 सदस्य है, G7 भी इसका सदस्य है, 41% इसका मत है। इसमें भारत का मत शेयर जो है वो 2.6% है। कार्य क्या है? वैश्विक स्तर पर वित्त की व्यवस्था की देखरेख करना। यूएसए के पास में 16% मत शेयर है। तो ये हुआ आईएमएफ। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक 1944 में इसकी स्थापना हुई, और इसको वो ब्रेटन वुड्स की वो जुड़वा संतान इनको कहा जाता है। एक ब्रेटन वुड्स नामक समझौता हुआ था इस अंग्रेज़ की अध्यक्षता में, तो इसको ब्रेटन वुड्स की उपज भी कहते हैं। विकासशील देशों में मानवीय विकास इस विश्व बैंक का काम है, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आधारभूत संरचना है, सड़क है, बिजली पानी है आदि के मामलों में विश्व बैंक क्या करता है? ऋण देता है बहुत ही कम दर के ऊपर, ताकि उनका विकास हो सके। कृषि और ग्रामीण विकास, सिंचाई का विकास, एक तरह से बहुत ही भलाई का कार्य जो है विश्व बैंक कर रही है। पर्यावरण सुरक्षा, आधारभूत ढांचा, सड़क, बिजली, पानी, सुशासन, गुड गवर्नेंस की स्थापना करना, विधिक संस्थाओं की स्थापना करना, तो आदि जो कार्य है वो इसके द्वारा किए जा रहे हैं। इसके लिए एकदम आसान तरीके से ऋण देती है और अनुदान भी देती है, अनुदान, सब्सिडी, ताकि जितना मान लो ऋण दिया उसमें से कुछ छूट भी दे दी। यूएनओ सुरक्षा परिषद के अन्य दावेदारों की हम बात करें तो ब्राज़ील, दक्षिणी अमेरिका के कुछ देशों में, ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में है, और दक्षिण अफ्रीका अफ्रीकी देश है, और जापान है, जर्मनी है, और भारत तो है ही इसमें। तो इस प्रकार से ये अन्य दावेदार है। WTO की बात करें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये विश्व व्यापार संगठन, ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। एक गेट जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, उसके स्वरूप, उसके बाद में मतलब उसी का परिवर्तित रूप है ये। 1995 से गेट का उत्तराधिकारी के रूप में WTO की स्थापना हुई। तो आपसे पूछा जाए, आप बता सकते हैं कि WTO की स्थापना 1995 में हुई। इसका कार्य है वैश्विक व्यापार का नियमन करना, विश्व का जो व्यापार है उसको नियम बनाना उसके संबंध में। IAEA ये अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका मुख्यालय है वियना, जो कि ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है। ऑस्ट्रिया एक यूरोपीय देश है और ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका काम है कि विश्व में जिन देशों को परमाणु ऊर्जा की आवश्यकता है, परमाणु ऊर्जा के आधार पर बिजली बनाना चाहते हैं, शांतिपूर्वक इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनको परमाणु सप्लाई करनी है या नहीं करनी है, यूरेनियम इत्यादि, उससे संबंधित नियम बनाना। कार्य क्या है? परमाणुक ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहन और सैन्य उद्देश्य, यानी कि उसका परमाणु बम वगैरह नहीं बना ले कोई देश, तो उसके इस्तेमाल में रोक का भी कार्य ये करती है। मानवाधिकार संगठनों की बात की जाए तो एक तो है एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसका क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भाई क्या है ये, तो ये मानवाधिकार की रक्षा के लिए एक संगठन है, NGO है। ये सरकारों के दुर्व्यवहार पर, मुख्यतः जो सरकारों के द्वारा राजनीतिक जो कई बार हनन किया जाता है उसके ऊपर ये ज़्यादा फोकस करता है। एक HRW है, ह्यूमन राइट्स वॉच, ये अमेरिका का एक सबसे बड़ा संगठन है। इस प्रकार से दोस्तों हमारा छठा पाठ कंप्लीट हो गया है। 2 पाठ और बचे हैं जो कि छोटे छोटे हैं। पाठ है 7, अध्याय 7, समकालीन विश्व में सुरक्षा। सुरक्षा हर देश के लिए जरूरी है। अब सुरक्षा की भी 2 अवधारणाएं हैं, परंपरागत और आधुनिक। तो सुरक्षा क्या है? खतरे से आज़ादी, यानी मान लीजिए कि भाई आप सुरक्षित है कि नहीं है, तो आपको किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है तो आप सुरक्षित है। उसके अलावा जीवन के जो केंद्रीय मूल्य है
हमारे उनकी सुरक्षा हो, भाई हमारी स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुत्व है, उनकी सुरक्षा हो, रोटी कपड़ा मकान जो है वो व्यक्ति को मिले। तो पारंपरिक अवधारणा की हम बात करें तो इसमें एक तो राष्ट्र की बाहर से सुरक्षा कि सेना के द्वारा, जैसे मान लो कोई देश हमला करता है तो हमारी सेना होती है और सेना उसका मुकाबला करती है और नागरिकों की रक्षा करती है। तो ये परंपरागत धारणाएं जो कि सुरक्षा का तात्पर्य। राष्ट्र की संप्रभुता हो, मतलब उस पर किसी देश का कोई अधिकार नहीं हो, वो अपने निर्णय खुद लें। स्वतंत्रता हो, क्षेत्रीय अखंडता हो, उसके जो सारे राज्य है वो उसका कहना माने, उसके साथ शामिल रहें। युद्ध की आशंका को रोकना, अपरोध। शक्ति संतुलन हो, कोई देश ज़्यादा ताकतवर न बने, किसी पर एकड़ी नहीं करें। गठबंधन बनाना, लिखित संधियां करना, ये भी होता था कि भी आपका कोई पड़ोसी देश दुश्मन है तो आपने किसी और देश के साथ में संधि कर रखी है। आंतरिक सुरक्षा, आत्म सुरक्षा हेतु युद्ध करना, युद्ध की नीति का पालन करना, इसको न्याय युद्ध कहते हैं। मान लीजिए किसी ने आप पर हमला कर दिया तो आप अपने रक्षा के लिए वापस उस पर हमला करेंगे। प्रतिद्वंद्वी देशों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान, जैसे भारत और पाकिस्तान अपने जो परमाणु संयंत्र है और है हथियार है उनकी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। किस लिए? ताकि कोई गलत फहमी ना हो, उनको पता लग जाए कि भी इसके पास ये स्थिति है। अब कुछ संधियां सुरक्षा के लिए, जैसे जैविक हथियार संधि हो रखी है 1972 में कि भाई जो जैविक हथियार है न उनको बनाए जाएंगे और न उनका इस्तेमाल होगा। जैविक हथियार का मतलब क्या होता है कि जैसे कुछ जीवाणु विषाणु ऐसे होते हैं जिनको छोड़ दिए जाएं सैनिकों के ऊपर या देश के ऊपर, जैसे कि व्यापक स्तर पर बीमारियां फैल जाए। उसके अलावा जैसे 1967 रासायनिक हथियार 1992, NPT परमाणु अप्रसार संधि 1968 में की गई, जिसमें ये कहा गया था कि 1967 तक जो परमाणु बम बना चुके हैं बस वो ही वैध है, बाकी आगे परमाणु बम कोई भी देश नहीं बना सकता। इसके बारे में हम पहले पाठ में चर्चा कर चुके हैं। साल्ट 1, 2, स्टार्ट 1, 2 इत्यादि जो संधियां हैं ये परमाणु को लेकर है। ये भी एक सुरक्षा के लिए ही है कि अगर सभी देशों के पास परमाणु बम हो जाएंगे तो पूरा विश्व ही जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। अब है सुरक्षा की अपारंपरिक या आधुनिक अवधारणा। ये थोड़ी और व्यापक है, इसमें कुछ बातें और शामिल की गई है, जैसे केवल राष्ट्र की नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता की सुरक्षा। दूसरी बात, व्यक्तियों और समुदायों को देश के अंदरूनी खून खराबे से बचाना। ये कोफी अन्नान का कहना है कि देश, जैसे मान लो दूसरे देश ने हमला नहीं किया, केवल वही सुरक्षा थोड़ी है, देश के अंदर भी गृह युद्ध होता है, देश के अंदर भी मारकाट होती है, बड़े स्तर पर गृह युद्ध की स्थिति आ जाती है, तो वहाँ नागरिकों की सुरक्षा करना वो भी तो मुद्दा है। तो देश के अंदर भी सुरक्षा हो, ये भी एक आवश्यक है। अकाल, महामारी, आपदा, ऐसी स्थिति में मानवता की रक्षा करना, जैसे भी कोरोना के समय लोगों ने एक दूसरे का बढ़ चढ़ कर सहयोग किया, तो वो भी एक सुरक्षा है। आर्थिक सुरक्षा, मानवीय गर्मियों की रक्षा, अभाव और भय से मुक्ति, ग्लोबल वार्मिंग, इससे भी बचना, क्योंकि अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई, पर्यावरण असंतुलित हो गया तो युद्ध की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे व्यक्ति और मानव जीवन खतरे में पड़ जाएगा। वैश्विक तापवृद्धि से समुद्र तल 2 मीटर तक ऊंचा उठ जाएगा और बांग्लादेश 20%, थाईलैंड 50% और मालदीव पूरा का पूरा 100% डूब जाएंगे। जैसे वैश्विक तापवृद्धि से क्या होता है कि जो ग्लेशियर है वो पिघलते हैं, तो समुद्र में पानी ज़्यादा आएगा नदियों के माध्यम से, तो समुद्र का जो तल वर्तमान में है, मान लीजिए ये समुद्र है और यहाँ पर कोई द्वीप बसा हुआ है, अब समुद्र का पानी बढ़ गया तो समुद्र का स्तर ऊपर आ गया तो ये द्वीप अपने आप ही इसके अंदर डूब गया ना, तो ये भी एक बड़ा खतरा है। मानवाधिकारों की रक्षा हो, उनका सामाजिक आर्थिक कल्याण हो, मूल निवासी है देश के उनकी रक्षा हो, जो गरीब है, पिछड़े है, वंचित है, दलित है, जनसंख्या वृद्धि, डर और आय स्तर का संतुलन। अब बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई तो भी खतरा है। आय का स्तर संतुलित हो, विस्थापितों और शरणार्थियों की समस्याओं का समाधान हो, महामारियों का समाधान हो, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, स्वयंसेवी संगठन है, चर्च है, मजदूर संगठन है, आदि सबका सहयोग हो। तो ये जो है ये सारे पॉइंट हैं, इनको एक बार आप पुनः देख लेना, याद कर लेना। PDF आपको अवेलेबल है यस गुरु एप्लीकेशन पर। तो
इससे क्या है कि आप इसका उत्तर लिख पाएंगे। भारत की हम बात करें सुरक्षा रणनीतियों की, तो सैन्य क्षमता को मजबूत करना ये है भारत का मुख्य चुनौती। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कायदे उनका पालन करना, निरस्त्रीकरण करना, उपनिवेशीकरण करना और गुट निरपेक्षता, ये प्रमुख भारत की पॉलिसी रही है। उपनिवेशीकरण का क्या मतलब हुआ कि कोई भी देश किसी देश को अपना गुलाम नहीं बनाए, तो गुलाम बनाना उपनिवेश बनाना कहते हैं, उसका विपरीत। उसके अलावा हम बात करें नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का समर्थन भारत करता है, जिसमें जो विकासशील देश है उनका भी ध्यान रखा जाए। पर्यावरण संरक्षण में भारत सहयोग कर रहा है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर हस्ताक्षर किए। अभी जो कोप जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ 26 ग्लासगो में, तो इसमें भी भारत ने 5 जिसको कहते हैं पंचामृत 5 उद्देश्य या लक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि 2030 तक बहुत सारी कटौतियां करना कार्बन उत्सर्जन में और 2070 तक एकदम जीरो कार्बन उत्सर्जन पर लाना। उसके अलावा जैसे वन जो ग्रिड, वन सन और वन नेशन, यानी कि एक पृथ्वी एक सूर्य, तो सोलर अलायंस, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, ये सब भी भारत के अभियान रहे हैं। कहीं भी मामला हो तो शांति सेना भेजना यूएनओ की तरफ से। अंदरूनी सुरक्षा पर बल देना, जैसे नागालैंड, मिजोरम, पंजाब, कश्मीर, माओवाद, आतंकवाद इत्यादि जो समस्याएं हैं उनका समाधान भारत शांतिपूर्ण तरीके से हल करने का प्रयास करता है। सामाजिक और आर्थिक समानता की स्थापना के लिए यहाँ संवैधानिक प्रयास किए जा चुके हैं। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, उसके अलावा कई कानून बनाए जा चुके हैं। तो ये सब के सब जो है वो रहे हैं। अब हम देखते हैं अंतिम अध्याय, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। चूँकि ये कोई ज़्यादा विश्लेषण वाले नहीं है, इसमें केवल पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, तो इसको हम देखते हैं कि 1960 का दशक, 1960 का जो दशक था उसमें 1961 से 69 ये दशक मतलब आगे वाला, उसको हम इस तरह से मानते हैं कि पर्यावरण के मसले ने जोर पकड़ा। हालांकि देखो भारत में तो मध्यकाल में पर्यावरण गुरु भगवान संत जाम्बोजी, जम्बेश्वर जी, उससे पहले प्राचीन काल में वैदिक उपनिषदों में भी हमारे यहाँ प्राकृतिक संतुलन की बात कही गई है, और वर्तमान में भी भारत इस चीज़ में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। तो पर्यावरण के प्रति बढ़ती चिंता के कारण क्या है? देखो, एक तो कृषि की उर्वरकता कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि पर्यावरण में निम्नीकरण के कारण चारागाहों, मत्स्य भंडारों, जलाशय, खाद्य उत्पादन आदि में निरंतर गिरावट हो रही है। इससे चुनौतियां बढ़ रही है। स्वच्छ और मीठे जल की कमी, जो भी नदियां हैं गंदी हो चुकी है, प्रदूषित हो चुकी है। वनस्पति और जैव विविधता का संकट जलवायु के कारण भी है और मानवीय कारणों के कारण है। ओजोन गैस में कमी, ओजोन छेद हो रहा है, जो कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण। CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CO2 है इत्यादि के कारण। समुद्र तटीय क्षेत्रों पर प्रदूषण बढ़ रहा है, नदीय प्रदूषण बढ़ रहा है। तो ये एक चुनौतियां हैं। अब है पर्यावरण सरोकार व प्रयास। तो क्लब ऑफ रोम के द्वारा लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक इसमें लिखी गई, जिसमें कि इसका जिक्र किया गया। तो ये आप याद रखें इसको। UNEP, UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशन फॉर एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये पृथ्वी सम्मेलन, कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, ये इस प्रकार के कुछ ऐसे नाम हैं, ऐसे संगठन हैं जो कि बनाए गए हैं पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। पृथ्वी सम्मेलन ये इम्पोर्टेंट है। पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ 1992 में। 170 देश शामिल हुए। इसमें एजेंडा 21 पारित किया गया। टिकाऊ और धारणीय विकास की अवधारणा जो है इसमें दी गई थी। ठीक है। और पर्यावरण को विश्व राजनीति का मुद्दा बनाया गया। साझी संपदा यानी विश्व जो है, पृथ्वी है, समुद्र है, ये कोई अकेले किसी एक देश की बपोती नहीं है, ये सब की है, साझी संपदा है ये। तो इस पर ध्यान दिया गया। उत्तरी देशों को चिंता ग्लोबल वार्मिंग की। उत्तरी देश कौन से आ गए? जैसे अक्षांश
भूमध्य रेखा है उसके ऊपर की ओर जो है वो उत्तरी गोलार्ध के देश है, तो उनको है ग्लोबल वार्मिंग की चिंता है। क्यों? क्योंकि उनका बाकी तो विकास हो चुका है भी, जैसे अमेरिका है, यूरोप के देश है, रूस है आदि का विकास हो चुका है और ओजोन छेद की चिंता है। जबकि दक्षिणी देश है जैसे अफ्रीका है, दक्षिणी अमेरिका के देश है, उनको अपने आर्थिक विकास की, अपने सामाजिक विकास की चिंता है और साथ साथ में पर्यावरण की सुरक्षा तो उनको भी करनी पड़ेगी, नहीं तो नुकसान उनको भी होगा। टिकाऊ विकास किसे कहते हैं? तो सतत और संपोषणीय विकास, बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए आर्थिक वृद्धि करना, इस प्रकार से विकास करना कि आने वाली पीढ़ियों को कोई खामियाजा नहीं भुगतना पड़े। मानवता की साझी विरासत और संपदा का क्या मतलब हुआ कि पृथ्वी का जो वायुमंडल है, अंटार्कटिका है, समुद्री सतह है, बाहरी अंतरिक्ष है इत्यादि जो है वो सब साझी विरासत है, किसी एक देश का नहीं है अंतरिक्ष वगैरह। अंटार्कटिका जो है वो भी एक साझी विरासत है, यहाँ पर सभी लोग अनुसंधान करते हैं। विश्व के स्वच्छ जल का 70% हिस्सा यहाँ बर्फ़ के रूप में है। एक क्रिल मछली भी यहाँ पाई जाती है। साझी संपदा से संबंधित कुछ संधियाँ हो चुकी है, जैसे अंटार्कटिका संधि, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अंटार्कटिका पर्यावरण नयाचार इत्यादि। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियाँ। इसका मतलब ये हुआ कि सबका भी सहयोग ज़रूरी है और स्वयं का भी जो है उसमें सहयोग ज़रूरी है। तो 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ रियो डी जेनेरियो में। विकसित और विकासशील दोनों देशों हेतु ही जिम्मेदारी है, जिसमें विकसित देशों की जिम्मेदारी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो तो अपना विकास कर चुके हैं और अपने विकास में उन देशों ने बहुत ज़्यादा संसाधन फूंके हैं और उससे पर्यावरण निश्चित रूप से प्रदूषित हुआ है। तो विकासशील देशों के बजाय विकसित देश ज़्यादा जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान में हुआ। जापान में एक संधि हुई, अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसमें इन देशों ने कहा है कि भाई वो कार्बन का उत्सर्जन है वो कम करेंगे। औद्योगिक जो देश है, जो बड़े देश है, वो ग्रीन हाउस गैसें हैं जैसे CO2, मीथेन, हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इत्यादि को कम करेंगे। और भारत ने भी इस संधि पर 2002 में हस्ताक्षर कर दिए। भारत ने कहा कि हालांकि वो विकासशील है, उसको आवश्यकता है, मगर फिर भी वो प्रयास करेगा कि वो कम से कम प्रदूषण करें। साझी संपदा ऐसी संपदा जिस पर किसी समूह के प्रत्येक सदस्य का स्वामित्व हो, हर सदस्य का समान उत्तरदायित्व हो, समान जिम्मेदारी, समान अधिकार, वो कहलाती है साझी संपदा। एक छोटा क्वेश्चन आपके आ सकता है इस पे 2 नंबर का। पर्यावरण का मसला और भारत, तो ये क्वेश्चन तो RS मुख्य परीक्षा 2018 में भी पूछा गया था, भारत का योगदान। तो क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया है। प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन है 1 से 6 टन प्रति व्यक्ति करने का भारत ने 2030 तक कमी का लक्ष्य रखा है। तो कई जो प्रयोग है भारत ने इसमें किए हैं। नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी B5, जिसमें कि जो स्वच्छ ईंधन अनिवार्य है, जो हमारे जो वाहन है उनमें B5 इंजन जो है वो होना ज़रूरी है ताकि वो पर्यावरण प्रदूषण कम से कम करें। और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। सौर ऊर्जा के ऊपर जोर शोर से प्रयास किया जा रहा है। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन भारत 2015 में फ्रांस के साथ मिलकर कर चुका है। कोप में भारत ने पंचामृत दिया, ये एक लेटेस्ट बात है, वो आप लिख सकते हैं। संसाधनों की भू राजनीति, ये क्या है? यह है वर्तमान में अर्थव्यवस्था तेल पर निर्भर है। सऊदी अरब विश्व का 1/4 तेल भंडार, सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। साफ पानी भी एक बड़ा मुद्दा है। तो ये ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो कि पर्यावरण से संबंधित चुनौतियां हैं, साझी संपदा से संबंधित चुनौतियां हैं, जिन पर किसी एक देश को नहीं बल्कि सभी देशों को मिलजुल कर प्रयास करने होंगे, चाहे वो विकसित हो चाहे वो विकासशील हो। अब ये है इसका लास्ट पार्ट, 9वां वैश्वीकरण। पहले मेरे 8 ध्यान में थे, 9 पार्ट है इसमें कुल। तो वैश्वीकरण जो है क्या है? तो वैश्वीकरण का मतलब है विचार, पूंजी, वस्तुओं, लोगों की आवाजाही से जुड़ी परिघटना है और यह प्रौद्योगिकी तरक्की से संभव हुई है। यानी कि विचार, आपके पास कोई आइडिया है, जैसे मान लीजिए आपने YouTube पर कुछ लगाया, आपने Facebook पर कुछ लगाया, तो वो पूरी दुनिया देख सकती है उसको, तो तकनीकी के माध्यम से संभव हुआ। तो विचार,
पूंजी आपका कोई काम धंधा है, किसी भी देश में जाके आप करो, कोई अमेरिका की कंपनी यहाँ आ रही है, ठीक है। वस्तुओं, आज मान लीजिए आपके पास पेन है, हो सकता है वो मेड इन जर्मनी हो, भारत में बनी हुई चीज़ विश्व की किसी कहीं काम आ रही हो। लोगों की आवाजाही, आज जैसे किसी भी देश में कोई भी व्यक्ति पहुंच रहा है वायु मार्ग से, जल मार्ग से, तो ये सब का सब निर्बाध रूप से होता है, ये कहलाता है वैश्वीकरण। और यह सब प्रौद्योगिकी तकनीकी की वजह से संभव हुआ है। आज इंटरनेट, उसके अलावा जैसे परिवहन के जो संसाधन है वो तेज़ी से बढ़े हैं, वो सब संभव हुआ है। आज मान लीजिए हवाई जहाज़ नहीं हो, आज पानी के जहाज़ नहीं हो, आज इंटरनेट नहीं हो, आज बिजली नहीं हो, तो ये चीज़ें अपने आप ही नहीं होगी। तो वैश्वीकरण तकनीक का भी बड़ा योगदान है। यह राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और बहुआयामी अवधारणा है, क्योंकि इसका हर क्षेत्र में प्रभाव इसका पड़ा है। इसमें बुनियादी तत्व है प्रवाह है, यानी आवाजाही, तेजी से आवाजाही, वो ही वैश्वीकरण है। सेवाओं, वस्तुओं, लोगों और पूंजी का प्रवाह है। सेवा, जैसे मान लीजिए भारत में कोई विद्यार्थी यहाँ से डिग्री करता है और अमेरिका में जाके वहाँ सेवा देता है। वस्तु, अमेरिका में बनी हुई चीज़, जापान में बनी हुई चीज़ भारत में बिक रही है, भारत की चीज़ वहाँ बिक रही है। लोग यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, पूंजी, इनका सबका प्रवाह है, वैश्वीकरण है। विश्व के एक हिस्से में होने वाली घटना का विश्व के दूसरे हिस्से पर प्रभाव पड़ना, ये भी एक वैश्वीकरण का लक्षण है। जैसे मान लीजिए अभी कोरोना फैला चीन में और पूरे विश्व पर इसका प्रभाव पड़ गया। क्यों? क्योंकि भले ही कितने ही प्रतिबंध लगा दिए हो, मगर लोगों की आवाजाही पूरी तरह से रोकी नहीं जा सकी। कितने ही लॉकडाउन लगा दिए हो, मगर पूरी तरह से नहीं रोका जा सका। कारण कि वैश्वीकरण है और विश्व की एक घटना का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है। आज यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रूस का, तो वहाँ पर जो घटनाएं हैं उस वजह से भारत हो चाहे अन्य देश हो, वहाँ पर भी खाद्य वस्तु है, तेल है इत्यादि की महंगाई में वृद्धि हुई है। तो ये सब वैश्वीकरण का परिणाम है। कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। तो विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव, तो ये सब वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण के प्रभाव या परिणाम क्या है? तो एक तो राजनीतिक परिणाम की बात करें तो राज्य के कल्याणकारी स्वरूप की धारणा जो है वो उसकी जगह न्यूनतम हस्तक्षेप की धारणा जो है वो उसका प्रचलन हुआ है। यानी राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा कल्याण करना चाहिए, उसके साथ साथ राज्य को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। कंपनियां हैं, लोग हैं, वो अपने आप जो है अपना विकास करेंगे। राज्य का कार्य कानून और व्यवस्था का और नागरिकों की सुरक्षा तक सिमट गया है, यानी राज्य का आकार कम हुआ है, सरकार की शक्तियाँ कम हुई है। अब राज्य नहीं बल्कि बाजार है, आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं को निर्धारक है। यानी बाजार जो है ना वो ही निर्धारक हो गया है कि जो आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताएं हैं वो। परंतु राज्यों की शक्ति और नियंत्रण में कमी नहीं बल्कि वृद्धि ही हुई है। कारण है नागरिकों को तमाम सूचनाओं की राज्य तक पहुंच। यानी कि आज जैसे नागरिकों की जो सूचनाएं हैं, मान लीजिए आपके फिंगरप्रिंट, आपका अकाउंट नंबर, आपके मोबाइल नंबर, आपकी हर चीज़ सरकार के पास है। तो हमारी यानी नागरिक तक सरकार की पहुंच सुनिश्चित हो गई है। सरकार के पास में हर व्यक्ति के डाटा है, चाहे आधार कार्ड हो, जन आधार हो, किसी भी प्रकार का हो, चाहे इंटरनेट हो। तो अब सरकार का नियंत्रण वैसे बढ़ा है। तो दोनों ही पक्ष हुए हैं। एक तरफ जहां सरकार का नियंत्रण कम हुआ है आर्थिक मामलों में, वहीं कुछ मामलों में सरकार का नियंत्रण बढ़ा भी है। आर्थिक प्रभाव इसका पड़ा है। IMF और विश्व बैंक की विश्व भर में जो आर्थिक नीतियों के निर्धारण में बढ़ती भूमिका, आर्थिक प्रवाह में तेजी, छोटे तबकों को भी रोजगार में फ़ायदा। जैसे मान लीजिए आज कोई छोटे छोटे परिवार है, वो भी रोजगार का सृजन कर पा रहे हैं। आज आप गली मोहल्ले में देखते हैं, जैसे लेज का मान लो चिप्स बेच रहा है तो अमेरिका में बनी हुई चीज़ वो यहाँ बेच रहा है। तो इस प्रकार से रोजगार सृजन हुआ है और रोजगार सृजन से सामाजिक न्याय, यानी समाज के अंदर अमीरी गरीबी, समाज के अंदर जो सामाजिक भेदभाव वो भी कम हो रहा है वैश्वीकरण की वजह से। दूसरे शब्दों में विश्व का पुनः उपनिवेशीकरण भी हो रहा है, क्योंकि जो शक्तिशाली देश है उनके उत्पाद बाजार में कब्जा कर रहे हैं, कब्जा जमा रहे हैं। तो एक तरह से आर्थिक उपनिवेशीकरण भी हो रहा है। पारस्परिक निर्भरता में वृद्धि हो रही है, अमीरी गरीबी के खाई में भी वृद्धि हो रही है। एक तरफ कमी हो रही है तो वृद्धि भी हो रही है, अमीर और अमीर हो रहा है।
वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव की हम बात करें तो सामाजिक समरूपता का खतरा। ये क्या है? सांस्कृतिक समरूपता, यानी एक जैसी संस्कृति। आज जैसे मान लीजिए जींस है, अमेरिका का कल्चर है, मगर आज पूरे विश्व में चल रहा है। आज ठंडा है तो ठंडा पेय के रूप में आज पूरे विश्व में चल रहा है। तो ये एक सांस्कृतिक समरूपता है कि ये खतरा है कि कहीं हमारे जो मूलभूत, जैसे हमारे जैसे मान लीजिए जो पेय पदार्थ में नींबू पानी, लस्सी इत्यादि चलते थे, उसकी बजाय आज एक ठंडा ले रहा है, तो कहीं हमारी संस्कृति जो है वो ख़त्म होके और अमेरिका की संस्कृति पूरे विश्व में व्याप्त हो जाएगी। उसे कहते हैं सांस्कृतिक समरूपता। बर्गर, पिज़्ज़ा, फास्ट फूड, नीली जीन्स, ठंडा पेय, मैकडोनाल्डीकरण इत्यादि जो चीज़ें हैं वो सांस्कृतिक समरूपता का खतरा है। तो सांस्कृतिक विविधता, धरोहर को खतरा, तो ये कुछ नकारात्मक प्रभाव भी है। सकारात्मक पक्ष की बात करें तो सांस्कृतिक विभिन्नीकरण भी हुआ है। जैसे मान लीजिए भारतीय जो कुर्ता था वो अमेरिका की नीली जीन्स के ऊपर पहना जाता है, नीचे नीली जीन्स, ऊपर भारतीय कुर्ता। तो एक प्रकार से संस्कृति व्यापक भी हो रही है, सांस्कृतिक में विविधता भी आ रही है। भारतीय कल्चर वहाँ पहुँच रहा है, वहाँ का यहाँ आ रहा है। तो यहाँ हम दूसरे शब्द में कहें कि पसंद बढ़ी है, न कि नष्ट हुई है। जैसे मान लीजिए आज दाल बाटी चूरमा भी पसंद किया जा रहा है, तो पिज़्ज़ा और बर्गर भी साथ में खाया जा सकता है। तो कहने का मतलब दाल बाटी चूरमा नष्ट नहीं हुआ है, बल्कि हमारे पास में 2 ऑप्शन और बढ़ गए हैं। तो पसंद बढ़ी है, न कि नष्ट हुई है। तो जैसे उदाहरण यहाँ मैंने दिया है दाल बाटी प्लस बर्गर। भारत और वैश्वीकरण। प्राचीन काल में भी सीमित वैश्वीकरण था, जैसे सूती वस्त्र है, आयात निर्यात है। आपने पढ़ते हैं कि बिंदुसार के समय वहाँ से अंजीर, शराब इत्यादि मंगाए गए थे। तो प्राचीन काल में भी सीमित मात्रा में वैश्वीकरण था, भारत की चीज़ें जाती थी, विदेशों से यहाँ आती थी। उपनिवेश काल में कच्चे माल का निर्यात होता था, तैयार माल आता था। अब 1991 के बाद में एलपीजी के आने से तेज़ी से वैश्वीकरण जो है वो शुरू हुआ है। वैश्वीकरण का प्रतिरोध या आलोचना भी विचारक करते हैं, जैसे पूंजीवाद और बाजारवाद का प्रभाव बढ़ रहा है। बाजारवाद का मतलब होता है कि जो चीज़ बाज़ार में बिकेगी वही चलेगी। तो एक तरह से कैसे लोगों तक हर चीज़ बिके, यानी मार्केटिंग हर चीज़ के ऊपर बस उसी पे फोकस दिया जा रहा है। उसके बदले में चाहे कोई नुकसान हो तो वो हो। अमीर और गरीब की खाई बढ़ रही है, समाज कल्याण की उपेक्षा हो रही है, राज्यों के अधिकारों और शक्तियों में कमी आ रही है। सांस्कृतिक समरूपता, जैसा कि मैंने उदाहरण दिया नीली जींस का, उसका प्रयास किया जा रहा है। यानी एक तरह से अमेरिकी कल्चर जो है वो पूरे विश्व पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। WSF का मतलब हो गया वर्ल्ड सोशल फोरम, नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध में विश्वव्यापी मंच। यानी ये क्या है? WSF ये है वैश्वीकरण का विरोध करने के लिए एक संगठन है। इसमें मानवाधिकार, पर्यावरण, नारीवाद, नारीवाद का मतलब है कि महिलाओं से संबंधित जो अधिकार है उनकी मांग उठाना, युवा, मजदूर, कार्यकर्ता इत्यादि इसमें शामिल है। WSF की 2004 में एक बैठक मुंबई में भी हुई थी। भारत में भी इसकी तर्ज पर ISF की स्थापना, इंडियन सोशल फोरम की स्थापना की गई है। तो इस प्रकार से हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो पुस्तक थी, यानी कि कक्षा 12 NCERT राजनीति विज्ञान की समकालीन विश्व वाली जो पुस्तक है वो हम यहाँ कंप्लीट कर चुके हैं। इसी YouTube चैनल पर आपको करंट अफेयर मासिक घटनाक्रम 1-1 घंटे की क्लास भी आपको मिलेगी। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये निश्चित रूप से क्लास आपके लिए उपयोगी साबित होगी, इसी में उम्मीद करता हूं। और इसकी PDF आपको यस गुरु एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। और आपको तैयारी की शुभकामनाएं। धन्यवाद।